हमसे क्या गलती हुई कि हमें हेपेटाइटिस बी हो गया या हमें जरखान हो गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी या जरखान क्यों होता है और इसकी वजह क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। ये डीएनए वायरस है। ये वायरस जिस्म के अंदर कैसे आता है उसके 8 से 9 तरीके हैं। अगर अब इन 8 से 9 तरीकों को अभी गौर से सुन लेते हैं तो आप हेपेटाइटिस बी से पूरी ज़िंदगी के लिए इम्यून हो जाएँगे, महफूज़ हो जाएँगे। हेपेटाइटिस बी होने की पहली वजह जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो अक्सर तौर पे नहीं बयान की जाती, नहीं बताई जाती, क्योंकि हमारे अंदर रुझान नहीं है शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी के टेस्ट करवाना और अपने टेस्ट करवाना। अक्सर लोगों में जो हेपेटाइटिस बी है वो पैदाइश के वक्त ही ट्रांसफ़र हो जाता है माँ से बच्चे के अंदर, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो सामने आता है। आपको चाहिए आप शादी से पहले टेस्ट करवाएँ, और जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है उससे पहले भी कोई स्क्रीनिंग वगैरह करवा लें अपनी बीवी की, उनको इस तरह का मसला तो नहीं है। क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उस वक़्त जो खून है माँ और बच्चे का थोड़ा-सा मिक्स होता है। जहाँ भी ब्लड मिक्स होगा, अगर किसी एक को वायरस है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर निकल रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है और खून थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। दूसरे नंबर पे है मुश्तरका रेज़र का इस्तेमाल, मुश्तरका मशीनों का इस्तेमाल और मुश्तरका नाखून तराश का इस्तेमाल। अक्सर घरों में एक ही नाखून तराश होता है जिससे सारी फैमिली नाखून काट रही होती है। तो क्या होता है कि आप जब नाखून काटते हैं तो बाज़ू का थोड़ा-सा नीचे भी चला जाता है और हमारे नाखून में बाकायदा ब्लड होता है। तो वो ब्लड नाखून तराश में लगेगा, जब कोई दूसरा काटेगा तो उसमें वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको जरखान हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें अलग रखनी है, रेज़र का इस्तेमाल मुश्तरका नहीं करना। और कुछ अब तो ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में जो है ना एक ही ब्रश, टूथब्रश की बात कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या हस्बैंड और वाइफ़ जो है ना वो एक ही टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ कपल्स जो है ना वो भी एक टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनको हम लव वर्ड्स कहते हैं, वो यही कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो बाज़ औक़ात कहीं से ब्लड आ रहा होता है, या जो उसके दाने हैं ब्रश के वो कहीं घुस जाते हैं, ब्लड उसको लग जाता है, और ये नॉर्मल है। अगर आप एक ही ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन जब उसको दूसरा इस्तेमाल करेगा तो फिर वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। तीसरे नंबर पे है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिशन। ट्रांसफ्यूजन, अगर आप ब्लड लगवाते हैं किसी से या किसी को ब्लड देते हैं तो लाज़मी है दोनों का टेस्ट होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सारे टेस्ट होने चाहिए। अगर ये टेस्ट नहीं होते और ट्रांसफ्यूजन हो जाती है ब्लड की, आप ब्लड लगवा लेते हैं, तो क्या होगा, आप में वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। चौथे नंबर पे काफ़ी बड़ी वजह है जरखान की डायलिसिस मशीनों से हेपेटाइटिस बी के वायरस का ट्रांसफ़र हो जाना। कुछ सेंटर्स में जो है ना ये एहतियात नहीं की जाती कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स के लिए अलग मशीनें हों, और जो एक आम इंसान है जिसको कोई भी हेपेटाइटिस जरखान वगैरह नहीं है उसके लिए अलग मशीनें हों। तो अगर आप इस तरह करते हैं कि किसी मशीन पे आपका डायलिसिस हुआ है, जहाँ पहले किसी मरीज़ का डायलिसिस हुआ था जिसको जरखान था, आप दोबारा जाएँगे तो आप में उसके वो जो जरासीम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कोशिश करें ऐसे सेंटर्स में जाएँ अगर आप डायलिसिस के मरीज़ हैं, जो साफ़-सुथरे हों, जो वेरिफ़ाइड हों, जो रजिस्टर्ड हों। 5 नंबर पे है मेडिकल से रिलेटेड लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसफ़र हो जाना। डॉक्टर्स, नर्सेज़, एलएचवीज़ और एमएलटी के जो लोग हैं जो ज़्यादातर सैंपलिंग कर रहे होते हैं, उनमें इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी होती है। आपने सैंपल लिए, नीडल बाहर निकाली है, तो फिर नीडल आपको जिस्म को लग गई है, हाथ के लग गई है, तो क्या होगा, वायरस अगर उसको हुआ तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। छठे नंबर पे है मुतासरा शख्स मेल या फीमेल के साथ जो है ना अगर आप सोते हैं, फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं, तो उससे क्या होगा, वायरस आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो बेसिकली बाज़ों का जो ब्लड है वो जिस्म से जिस्म टकराता है तो ब्लड थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कोशिश करें आप जो है ना अपना जो वेरीफाइड आपका बंदा है उसके साथ करें। नंबर 7 पे है उन लोगों के साथ मेल मिलाप जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। कुछ लोग, कुछ फीमेल्स, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोगों के साथ उनका फ़िज़िकल रिलेशनशिप होता है। तो आप भी जब उनके साथ बैठेंगे, सोएँगे और रिलेशनशिप कायम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उनमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के जरासीम आए होते हैं। आप फ़र्ज़ करें 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं। अगर 10 से 20 हो गए हैं या 20 से 30 हो गए हैं, 5 से 10 हो गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है वायरस होने की, क्योंकि ज़्यादा लोग शामिल हो गए हैं। तो आप जब वहीं जाएँगे, उसी बंदे के पास जाएँगे या उसी बंदी के पास जाएँगे, तो क्या होगा कि वायरस आपके अंदर ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। तो कोशिश करें आप अपने जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको कम से कम रखें। नंबर 8 पे है थूक से या आँसू से जो है ना वायरस का ट्रांसफ़र हो जाना, जरखान के जरासीम का दूसरे बंदे के अंदर चला जाना। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो है ना किस वगैरह करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर उसको या होंठों के ऊपर कोई ज़ख्म है, यानी कि ब्लड बाहर आ सकता है,
तो जब आप वो करते हैं तो उससे प्रेशर भी पड़ रहा होता है, तो ब्लड अगर वो आपके अंदर लग गया, आपकी बॉडी के अंदर लग गया, आपको भी कहीं पे ज़ख्म है तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारा म्यूकोसा है आपके अंदर, तो यहाँ पे ब्लड बिल्कुल बाहिर-बाहिर होता है, जो छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं खून की, वो बिल्कुल बाहिर होते हैं। यहाँ तो बहुत नीचे है ना हमारा काम, जिस्म भी सख्त है, साथ में स्किन भी सख्त है, लेकिन जो मुँह वाला मामला है, यहाँ पे जो है ना वेसल्स बहुत बाहिर होती हैं, स्किन के बिल्कुल साथ होती हैं। तो आपने ध्यान करना है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना। नंबर 9 पे है एंडोस्कोपी। काफ़ी लोग मैदे के मसले के साथ या अपना ब्रोंकोस्कोपी हो रही होती है, उसके बाद एंडोस्कोपी हो रही होती है किसी साँस, खुराक की नाली के मसले की वजह से। तो उससे क्या होता है कि अगर वो जो चीज़, जो नाली आपके अंदर गुज़ारी जा रही है, वो सही से जो है ना स्टीरिलाइज़ नहीं की गई किसी और मरीज़ को इस्तेमाल करने के बाद, तो आपको वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। इसी तरह जब आप कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, यानी कि पखाने के रास्ते से हमें वो तार डाल के जो कैमरे से चिपके हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो किया जाता है कि एक मरीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसी तार को दूसरे मरीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्टीरिलाइज़ेशन करने से पहले। 10वें नंबर पे है दाँत का आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है, अगर आप किसी अनाड़ी के पास फँस गए हैं, तो क्या होगा कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा जो किसी और मरीज़ पे उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, अब क्योंकि दाँत वाला जो काम है वहाँ पे ब्लड बाहर निकलता है, खून बाहर आता है, चाहे सफाई हो, चाहे आपने दाँत बाहर निकलवाया, कोई भी काम करवाया है, तो वो खून जो है ना, जो आलात होते हैं जिससे उसने काम करना है, उस पे लग जाता है। एक मरीज़ पे यूज़ किया तो उसको स्टेरिलाइज़ करेंगे या न्यू जो है ना डिवाइसेज़, इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। हेपेटाइटिस बी होने की अगली बड़ी वजह है कान का छिदवाना। कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के जो कान को छिदवाते हैं, कान में कोई रिंग वगैरह डालनी होती है उन्होंने, और ख़ास तौर पे जो नौजवान लड़कियाँ हैं उनको क्योंकि ज़्यादा शौक होता है, तो वो गली में बैठे किसी आम बंदे से जो है ना सुई वगैरह कान के अंदर वो डाल देता है, तो वो इन्फेक्टेड होती है। किसी और को उसने वही सुई डाली थी, वही सुई उसने आपको डाल दी, तो क्या होगा, आपको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा है। अगली वजह है अक्सर लोग जो टैटू बनवाते हैं, उसमें क्या होता है कि या तो सुई जो वो इस्तेमाल कर रहा होता है बंदा, वो इन्फेक्टेड होती है, यानी कि वो सुई उसने किसी और बंदे में इस्तेमाल की थी, फिर आपने इस्तेमाल कर दी, या जो है ना जो रंग इस्तेमाल किया गया वो इन्फेक्टेड है। अगली बात है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर मर्दों को, कि जब भी आप हजाम के पास जाते हैं तो आप ध्यान करें कि वहाँ पे ट्रिमर का इस्तेमाल, यानी मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और रेज़र का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि वो रेज़र एक दिन में पता नहीं कितने लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और किसी को काटा जाता है, वही खून उसके ऊपर लगा रहता है। फिर दोबारा जब वो आपको लगाएगा वही रेज़र, तो फिर आपको भी कट लगेगा, तो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा वजह है कैदियों में, क्योंकि जो जेल है उसमें जो इनमेट्स होते हैं, जो नर्सिंग केयर सेंटर्स हैं, उनमें क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, तो वहाँ पे भी जो है ना हेपेटाइटिस के ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।